नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। यदि आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए मेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। महोदय, हमारे पूंजीगत व्यय के बारे में भावी अनुमानों पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि हम कोई परियोजना प्रारंभ करें और यह अनुमान लगाएं कि 3-4 वर्षों में इस पर कितना खर्च होगा, तब हम भावी व्यय का पता लगा सकते हैं। अनेक बार सांकेतिक अनुदान का प्रावधान रहता है। इससे परियोजना के लिए धन की व्यवस्था नहीं होती और वह पूर्ण नहीं होती। हम इस स्थिति का निवारण करना चाहते हैं। इन दिशाओं में हम सोच रहे हैं। सदन के साथ मैं सहमत था कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इस पर दो मत नहीं हो सकते। मैं अपने कर संबंधी प्रयासों के आंकड़ों का विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन यह कहना संगत है कि बजट की जो संकल्पना है उस पर विवाद का आधार दो बातें हैं: बजट पर घाटे का प्रभाव और करों में रियायतें। पूरा आर्थिक दर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इस घाटे के परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रसार 2 अंकों वाला हो जाएगा और क्या इन कर रियायतों के फलस्वरूप कर राजस्व कम प्राप्त होगा तथा सरकारी क्षेत्र में धन लगाने का प्रयास घट जाएगा। मैं समझता हूँ पर्याप्त समय बीत गया है और हमारे सामने सच्चाई है। अप्रैल अक्टूबर की अवधि में कुल करों में वृद्धि हुई है। बजट प्राक्कलन पिछले वर्ष की अपेक्षा 12% अधिक था। करों से प्राप्त कुल राजस्व 22% अधिक है और यही वास्तव में विचारणीय विषय है। यह नहीं है कि हमने अप्रत्यक्ष करों द्वारा इस बढ़ोतरी को पूरा किया है। प्रत्यक्ष करों में 25% अधिक राजस्व मिला है, जो हमारी प्रत्याशित वृद्धि से दुगुना है। यह हमारे वाद विवाद की पुष्टि करता है। हमारे पास बहुत से कर हैं। हमने बहुत अधिक कर वसूल की है। क्या आप दर चाहते हैं या कर? हमारे पास कर हैं और इसके द्वारा हमने सरकारी कोष में अधिक राजस्व प्राप्त किया है और इस तरह सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैंने कहा है कि ये सब हमारे ध्यान में हैं और मैंने कहा है कि घाटे की अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए ये कदम हमारे ध्यान में हैं। मैंने शासन के बारे में भी कहा है, लेकिन आर्थिक अर्थ में घाटा एक ऐसा सकल आंकड़ा नहीं है जिसकी आप इस वर्ष और उस वर्ष में तुलना कर सकते हो। घाटे की अर्थव्यवस्था को जीडीपी में वृद्धि और अर्थव्यवस्था की उसे पचाने की क्षमता के साथ पाया जाना चाहिए। हम किसी भी घाटे की अर्थव्यवस्था से क्यों डरते हैं? हम उसके मुद्रास्फीतिकारी दबाव से डरते हैं। यदि हम मुद्रास्फीति की 46% दर रख सकते हैं और फिर भी घाटे की अर्थव्यवस्था है, तो वास्तव में हमने अच्छा काम किया है। अन्यथा घाटे की अर्थव्यवस्था के डर से हमें अपनी योजना में कटौती करनी होगी। हमें विकास में कटौती करनी होगी, जबकि हम विवेकपूर्ण निर्णय द्वारा इसे बनाए रख सके हैं। लेकिन हमने ना तो योजना में कटौती की है, ना ही राज्यों की केंद्रीय सहायता में कटौती की है। इस घाटे की अर्थव्यवस्था को लेने के लिए हमने समझदारी का निर्णय लिया है और हमारे पास मुद्रास्फीति की दर 4% है, जबकि आमतौर पर मुद्रास्फीति की औसतन वार्षिक दर 9 से 10% रहती है। परंतु मैं यह नहीं कहता कि इस ढंग से मैं अधिक घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति का समर्थन कर रहा हूँ। मैं नहीं, हमें इसका ध्यान रखना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसने वास्तव में हमें हानि नहीं पहुँचाई है।
आयात और आयात नीति तथा प्रभावों के बारे में एक बात कही गई थी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब हम अपने विदेशी ऋण समस्या का हल एक प्रशंसनीय ढंग से करने में सफल हुए हैं, ऋण जाल में नहीं फंसे हैं, परंतु उसी के साथ हमें सावधानी भी बरतनी होगी। हम खुशी नहीं मना सकते हैं क्योंकि पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस्त देय हो जाएगी और दूसरे कच्चे तेल के उत्पादन की जो दर थी वह हमारी विदेशी मुद्रा को मुख्यतः बचाती थी। उपाध्यक्ष जी, भारत की खाड़ी क्षेत्र के दो देशों ईरान और इराक के युद्ध को 6 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं। दोनों देशों में जो सामंतवादी युग से मुश्किल से निकले ही थे, भारी बर्बादी हो चुकी है। संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों के विनाश के अलावा शस्त्रों एवं गोला बारूद की खरीद के कारण दोनों ही प्रायः दिवालिया हो चुके हैं। बड़ी संख्या में युवक एवं अन्य नागरिक मारे जा चुके हैं तथा अस्पताल जख्मी लोगों से खचाखच भरे हुए हैं। फिर भी दोनों देश सीमा संबंधी अपने विवाद को शांति से समझौता वार्ता द्वारा निपटाने को तैयार नहीं हैं। मूल विवाद जिसके कारण युद्ध आरंभ हुआ था, ज्यों का त्यों पड़ा है। इस जमाने में जबकि सारे संसार में शांतिवादी आंदोलन चल रहा है और सब देशों के लोग परमाणु युद्ध ही नहीं, परंपरागत युद्ध से भी हर कीमत पर बचना चाहते हैं, ईरान और इराक के नेता इस युद्ध की व्यर्थता को नहीं समझ रहे हैं। दोनों देश जानते हैं कि उनमें से कोई भी इस युद्ध में जीत नहीं सकता और न दूसरे को समर्पण के लिए बाध्य करने लायक सैन्य शक्ति रखता है। तो भी वे सीमा विवाद तथा अन्य प्रश्नों का निपटारा सख्ती से करने पर दृढ़ संकल्प हैं। इराक, जिसने सीमा संधि को रद्द करके आक्रमण करने में पहल की थी, युद्ध बंदी के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने युद्ध विराम के लिए कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें इराक स्वीकार नहीं कर सकता। उनमें से प्रमुख हैं, इराक की जनता अपने राष्ट्रपति को हटा दे और युद्ध से ईरान में हुए विनाश की क्षतिपूर्ति करे। ऐसी शर्तें तो समर्पण करने वाले राष्ट्रों पर भी नहीं थोपी जाती। ईरान इराक युद्ध के संबंध में तनिक संतोष की बात यही है कि वह दोनों देशों तक ही सीमित है, उसमें कोई तीसरा देश नहीं कूदा है और विश्व शक्तियाँ भी दूरी बनाए हुए हैं। यही स्थिति बनी रहेगी, यह विश्वास करना कठिन है। पिछले दिनों इराक के मिराज विमानों ने जब ईरान में काफ़ी भीतर घुसकर हमले किए तो उसके लिए सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया गया। ईरान यह जानते हुए कि अरब देश इराक की मदद कर रहे हैं, फारस की खाड़ी अन्य अरब देशों के हितों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है, लेकिन वह स्थिति आ सकती है जबकि अन्य देश भी युद्ध में कूद पड़े और संघर्ष ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैल जाए। सब विश्व ताकतों के हस्तक्षेप की संभावना भी बढ़ जाएगी। गत दिन ही ईरान ने इराकी ठिकानों पर एक बड़ा आक्रमण किया है। बड़ी सेना के कारण ईरान अपने कच्चे पक्के सैनिकों तथा युवा इस्लामी स्वयंसेवकों को हमलों में झोंक देता है, जिससे उसके मृतकों की संख्या इराकी हताहतों से कई गुना ज़्यादा होती है। ईरान ने एक इराकी द्वीप पर कब्जा करने का दावा किया है, लेकिन उससे ईरानी नेताओं की मन की तसल्ली ही हो सकती है। युद्ध की स्थिति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। असल में दोनों के सामरिक लक्ष्य अव्यवहारिक हैं। दोनों ही एक दूसरे को क्षति पहुंचाने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। निर्गुट राष्ट्रों की एक समिति ने युद्ध रुकवाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, लेकिन ईरान के नेताओं ने कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई है। वे शायद यह नहीं समझते कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना सीमांत युद्ध लड़ने की अपेक्षा कहीं दुष्कर कार्य होता है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्री ने भारतीय प्रेस को ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी है, क्योंकि आम आदमी के विचारों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र में प्रेस का विशेष स्थान है। सच तो यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बगैर किसी भी लोकतंत्रीय व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत में प्रेस स्वतंत्र है, यह सभी मानेंगे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुल मिलाकर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह किया है। स्टाफ हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।